हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीजीएल अड्डा 247 पर। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कर लिए, एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन आज हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने ऐप को नहीं डाउनलोड कर रखा है तो अड्डा 247 के ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ कॉम्बो में मिल जाएंगी, जैसे कि वहाँ पर करंट अफेयर्स डेली का मिल जाएगा, क्विज मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, टॉपिक वाइज क्विजेस, वीडियोज, मैगजीन्स और द हिंदू का पूरा पूरा जो मंथली जो पूरा उसका वो होता है, कंपाइलेशन होता है, राइट। तो जिसको आप कहते हो पावर कैप्सूल के नाम से वहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट। देख लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत यूजफुल ऐप है, राइट। चलो, फिर अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको याद दिला दे रहा हूँ, स्लाइड से याद आ गया, राइट। अब आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है आज का कंजंक्शन। टू द पॉइंट एकदम पढ़ेंगे, आपका एग्जाम नजदीक है, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए ये यूजफुल हो पाए, राइट। कंजंक्शन कंजंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? जैसे एसएससी के जो एसएससी का ट्रेंड है, जो उसका ऑल टाइम फेवरेट है वो है वर्ब। सबसे पहले वर्ब में एरर ढूंढा करो। वर्ब में कहां पर? वर्ब में टेंस के अकॉर्डिंगली हो सकता है वर्ब में एरर दिया हो सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एरर दिया हो, यानी टेंस हो गया, सिंटैक्स हो गया ये। या तो हो सकता है कि सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए, पैसिव में लिखा गया होगा कुछ ऐसा, या पैसिव में होना चाहिए, एक्टिव में लिखा गया, राइट। ये ध्यान देना। इसके बाद मैं बात करूंगा तो और एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जगह पर एडवर्ब और एडवर्ब की जगह पर एडजेक्टिव का यूज कर लेता है, ये गलती मत करना, राइट। यहां पर ध्यान जाना चाहिए। और इन एडजेक्टिव और एडवर्ब के जो चैप्टर्स हैं वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको जरूर अच्छे से करना। फिर अगला बात करते हैं तो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं। और प्रीपोजिशन में तीन कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, एक तो जो है प्रीपोजिशन चैप्टर से बनता है, जो कि कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन रहते हैं, फ्रीक्वेंटली यही पूछे जाते हैं। दूसरा होता है जो फिक्स्ड वाले नहीं है, हो सकता है टाइम से रिलेटेड हो सकता है प्लेस से रिलेटेड हो, कुछ इस टाइप के, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, ओवर हो गया, एबव हो गया, ये इस टाइप की। इसके बाद प्रीपोजिशन में एक होता है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, वहां से खूब पूछा जाता है। फ्रेजल वर्ब्स, जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वहां पर जो प्रीपोजिशन होता है वहां गलत दे देता है, तो उसको चलो मैं फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में डाल सकता हूँ, अदरवाइज रिलेटेड है वो भी प्रीपोजिशनल एरर से, ठीक है, वहां से आता है। फिर जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीपोजिशनल एरर में, राइट। तो कहने का मतलब ये प्रीपोजिशन खुद हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं और फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले भी आते हैं। फिर आर्टिकल है और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है कंजंक्शन। कंजंक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, व्हाट इज अ क्लॉज। अच्छा, क्लॉज का सवाल क्यों आया? क्लॉज होता क्या है, ये सवाल क्यों आया? जैसे एक सेंटेंस लिखा है, आई अप्रिसिएट दैट यू विजिटेड अस। यहाँ पर दो पार्ट है, आई अप्रिसिएट एक है, दूसरा पार्ट है दैट यू विजिटेड अस, राइट। तो इस पार्ट में आपको दैट दिख रहा है, दैट है क्या? दैट क्या है? दैट यहां पर यही है कंजंक्शन, है ना। दैट क्या काम कर रहा है? दैट दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, आई अप्रिसिएट और यू विजिटेड अस, राइट। यहां पर दो क्लॉज हैं, तो दोनों क्लॉज में एक क्लॉज के साथ में दैट लगा है, एक क्लॉज में आई अप्रिसिएट सिर्फ इतना लिखा गया है। तो क्लॉज और सेंटेंस, व्हाट इज ए क्लॉज? क्लॉज या सेंटेंस होता क्या है? देखो, जो क्लॉज होता है ना, क्लॉज के पास भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है और सेंटेंस के पास भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। बस अंतर क्या होता है, क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता और जो सेंटेंस होता है ये अपने आप में कंप्लीट होता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे यहां पर ये जो एग्जांपल लिखा गया है, यहां पर अगर मैं पूछूं आई अप्रिसिएट, अभी भी एक सवाल बचा है ना कि मैं किस चीज को अप्रिसिएट करता हूं। बात अधूरी रह गई अगर मैंने सिर्फ इतना कहा कि आई अप्रिसिएट, राइट। या फिर अगर मैं कहता हूं दैट यू विजिटेड अस, सिर्फ इतना मैं कह रहा हूं दैट यू विजिटेड अस, भाई क्या इसके पहले कुछ तो बोला होगा मैंने ना, तब तो दैट लगा रहा हूं। जैसे आई अप्रिसिएट बोला होगा तब तो दैट यू विजिटेड अस बोलूंगा ना। तो ये जो क्लॉज है और ये जो क्लॉज है, ठीक है, ये मतलब जो लिखा गया ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है और ये भी क्लॉज है, और दोनों किस नेचर की क्लॉज है ये समझ लो। देखो, कभी भी इस तरीके के सेंटेंस में जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन जिस क्लॉज के पहले आया रहता है, ये क्लॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है।
मतलब ये डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेटिंग रोल में है, सहायक रोल में है। और आई अप्रिसिएट, ठीक है, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया कि क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। अब देखो क्लॉज मैंने कहा ये क्लॉज था, ये सेंटेंस, ये क्लॉज था, लेकिन दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बना दिए, तब एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, क्लॉज इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा गया है, लिखा गया ही वांट्स टू पास द एग्जाम सो ही वर्क्स हार्ड। अब हम कंजंक्शन की बात करते हैं। जो कंजंक्शन यहाँ पर ऐड जोड़ रहा है, कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन दो क्लॉजेस को जोड़ता है, अभी मैंने बताया। कंजंक्शन इज अ कनेक्टर, ठीक है, जो कनेक्ट करता है दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को भी ऐड कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर सो जो है ये कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन का सही यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जो बोल रहा हूं। सबसे पहला रूल यही बन गया, कंजंक्शन का कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली सही यूज होना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वांट्स टू पास द एग्जाम सो ही वर्क्स हार्ड, ये सो यहां पर बिल्कुल सही है, या फिर सो की जगह देयरफॉर भी कर सकते हो, राइट। तो ये किया उसने क्यों, मतलब सो ही वांट्स टू पास द एग्जाम सो ही वर्क्स हार्ड, ये रीजन है जिस वजह से ये काम वो कर रहा है ना, ये काम वो कर रहा है, तो इसलिए आपने सो लगा दिया। अगर यहां पर बट लगाते क्या ये सही होता? ही वांट्स टू पास द एग्जाम बट ही वर्क्स हार्ड, तो ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हो कि वो एग्जाम तो पास करना चाहता है लेकिन वो कठिन मेहनत करता है, ऐसा लग रहा है। बट लगाने से ऐसा लग रहा है कि उसको कठिन मेहनत नहीं करनी चाहिए अगर वो पास करना चाहता है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जबकि बात यह है कि ये करने के लिए ये करना चाहिए, इसलिए ये वो काम करता है। तो कंजंक्शन जो होते हैं उनका एक मीनिंग होता है और उस मीनिंग के साथ वो सेंटेंस में जाकर के फिट हो जाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली सही कंजंक्शन का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। आई वॉन्ट टू नो वॉट योर नेम इज, अब यहां पर मैं ये सिखाऊंगा आपको। देखो यहां पर आई वॉन्ट टू नो द डिटेल्स, मान लो मैं कहता, द डिटेल्स क्या था? द डिटेल्स ऑब्जेक्ट हो जाता है नो का, राइट। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है? नाउन आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है? तो कहने का मतलब द डिटेल्स की जगह पर क्या आ रहा है? आई वॉन्ट टू नो, अगर मैं कहूं आई वॉन्ट टू नो द डिटेल्स, नो के बाद में द डिटेल्स क्या है? नो का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट, है ना, क्या या किसको जब क्वेश्चन करते हो ऑब्जेक्ट मिलता है, ये ऑब्जेक्ट है। और यहां पर ये क्या है? नाउन है। तो देखो यहां पर आई वॉन्ट टू नो, नो के बाद में ये जो नाउन आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर पूरे यहां पर क्या है? व्हाट योर नेम इज, यानी नाउन की जगह पर ये है। तो नाउन की जगह पर एक क्लॉज है जो आया हुआ है, जो कि क्लॉज नाउन की जगह पर आया है, इसीलिए इसको हम नाउन क्लॉज कह देते हैं। तो सेंटेंस के अंदर में नाउन की जगह पर कोई क्लॉज आया तो नाउन क्लॉज कहलाता है। एडजेक्टिव की जगह पर आता तो एडजेक्टिव क्लॉज कहते, और एडवर्ब की जगह पर आता तो उसको हम एडवर्बियल क्लॉज कहते। बात समझ में आई? तो इस तरीके के क्लॉज होते हैं, इन पर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपका एग्जाम नजदीक है तो उस पर फोकस करो। कहने का मतलब अभी तक मैंने ये समझा दिया कि हर एक कंजंक्शन का एक मतलब होता है, और उस मतलब के साथ, उस मीनिंग के साथ वो सेंटेंस में जाकर के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली फिट होते हैं। तो सही जगह पर सही कंजंक्शन का यूज करना है, ऐसा मत करना कि गलत जगह पर गलत कंजंक्शन का यूज करो। जैसे ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यहां पर एंड का यूज करना गलत नहीं हो जाएगा? वो गरीब है और खुश है, जबकि दोनों कंट्राडिक्टरी बातें, कंट्राडिक्शन दिखाना है। तो कंट्राडिक्शन दिखाने के लिए सही प्रीपोजिशन, सही कंजंक्शन कौन सा होता है? सही कंजंक्शन जो होता है उसको रखना पड़ेगा। और एंड सही नहीं होता, कंट्राडिक्शन दिखता है बट से, कंट्राडिक्शन दिखता है दो से, कंट्राडिक्शन दिखता है येट से, राइट। तो इनको रख सकते हो लेकिन एंड को नहीं रख सकते। आई होप ये बात क्लियर हुई है आपको। अब बात करते हैं सेंटेंस जो होता है। सेंटेंस तीन तरह का होता है, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक कंपाउंड होता है। सिंपल सेंटेंस में कोई क्लॉज, कोई कंजंक्शन वाली झंझट नहीं होती। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, ठीक है, एक मेन सब्जेक्ट होगा, एक मेन वर्ब रहेगा, राइट। लेकिन जो
कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड है उनमें एक से ज्यादा मतलब दो क्लॉज होंगे या दो से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। और अगर क्लॉज है तो पता है हर एक दो क्लॉज है तो दोनों क्लॉज के अपने सब्जेक्ट अपने वर्ब रहेंगे, राइट। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब। जैसे यहाँ पर रीड दिस बुक, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर इंपरेटिव में यू को जो है छुपा हुआ सब्जेक्ट माना जाता है, तो यू एक सब्जेक्ट है और रीड जो है यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। बाकी ये ऑब्जेक्ट हो गया दिस बुक, और ये क्या है टू पास द एग्जाम, ये अदर वर्ड्स हो गया, इससे मतलब नहीं है। तो एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब था। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, इफ यू रीड दिस बुक यू विल पास द एग्जाम, यहाँ पर यू रीड है और यू विल पास है ना, एक सब्जेक्ट एक वर्ब और ये दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब। कंपाउंड में भी ऐसे ही, रीड दिस बुक एंड यू विल पास द एग्जाम, ये रीड दिस बुक क्या इंपरेटिव सेंटेंस है तो यू इसका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और रीड क्या ये वर्ब है, इसी तरीके से यू यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और विल पास क्या है ये वर्ब पार्ट है ना। तो एक ही सब्जेक्ट रहता है सिंपल में, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने क्लॉज उतने सब्जेक्ट और वर्ब। ये तो हो गया सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वर्सेस कंपाउंड की थोड़ी सी, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसकी, थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि कंजंक्शन पर जा रहे हैं तो एक लॉजिकल तरीके से कंजंक्शन तक पहुंचो। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें जो कंजंक्शन यूज होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस में जो यूज होता है कंजंक्शन, ये कंजंक्शन क्या होता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है, राइट। अच्छा, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से किसको जोड़ता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ता है। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है सहायक, मतलब ये प्रिंसिपल रोल में नहीं है, मेन रोल में नहीं है, ये सहायक रोल में है। तो जिस क्लॉज के साथ में ये कंजंक्शन आया हुआ है, जैसे इफ यू रीड दिस बुक, इसके साथ में आया हुआ है, तो ये क्लॉज क्या है आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और जो दूसरा क्लॉज है मेन क्लॉज है। और इसमें ये कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट, जो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं वो इक्वल लेवल पर होते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो कंजंक्शन से जुड़े हुए ये वाला क्लॉज और ये वाला क्लॉज, यू विल पास द एग्जाम, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज या दोनों ही मेन क्लॉज हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, कोई किसी का सहायक नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का ये आप समझ गए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज किसको, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है और किसको ऐड करता है, ये कंपाउंड सेंटेंस को ऐड करता है। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली सही कंजंक्शन का यूज कैसे करना है। जैसे ही टुक ब्राइब, यहां पर कौन कौन सा कंजंक्शन लगा सकते हो, ही वाज डिसमिस्ड, क्या क्या लगा सकते हो ही टुक ब्राइब, देयरफॉर ही वाज डिसमिस्ड, सो ही वाज डिसमिस्ड, है ना। अब ही क्राइड ही वेप्ट, यहां पर क्या लगा सकते हो, ही क्राइड एंड वेप्ट, ऐसे कर सकते हो ना। अगर करोगे ही क्राइड बट वेप्ट तो गलत हो जाएगा ना। तो यहां पर जरूरत है वो रोया, मतलब वो क्राई किया और रोने लगा, ठीक है। क्राई मतलब क्या होता है, क्राई और वीप में थोड़ा अंतर होता है, वीप में रोते हो, क्राई में चिल्लाते हो, है ना। तो ही क्राइड मतलब रोते हुए चिल्लाते हो, तो ही क्राइड एंड वेप्ट। तो यहां पर एंड लगाना है, बट नहीं लगाना, तो सही यूज करना है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब बात करते हैं कंजंक्शन कौन कौन से रहते हैं, सही यूज करना है तो कौन से रीजन के लिए, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा आता है। अगर कहीं पर टाइम बताना है तो टाइम के लिए बिफोर, टिल, अंटिल, सिंस, आफ्टर, व्हाइल ये आते हैं, कॉज के लिए आते हैं, ये देख लेना किसके लिए क्या आता है, ये मैंने बताया हुआ है। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, क्या नाम है उसका, इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, ओके। ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसका, और ये आपके लिए नोट्स जैसा हो जाएगा, ठीक है, अंतिम टाइम में आपके लिए काम आएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अभी मैंने बताया ये कंपाउंड सेंटेंस को ऐड करते हैं, और कौन कौन से होते हैं देख लो। जैसे यहाँ पर लिखा है ही केम बैक फ्रॉम स्कूल एंड वेंट टू स्लीप, देखो ही वेंट टू स्लीप ये भी एकदम स्वतंत्र है, और ही केम बैक फ्रॉम स्कूल ये भी स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि स्कूल से आया, ठीक है, तो आना उसका जो है ये डिपेंड करता था उसके सोने पर, या फिर सोना उसके स्कूल से आने पर डिपेंड करता था, ऐसा नहीं है। दोनों ही एकदम, ये दोनों ही क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। चलो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, मतलब इनके चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस इतना समझ लो आप, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस को ऐड करते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेन जान लो, एंड होता है, और होता है, बट होता है, ठीक है, इतना याद हो गया, एंड और बट। और क्या याद कर लो, जो आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, जिसमें और लगे हुए हैं ना, और नॉर अगर अकेले लगा हुआ है तो भी, ठीक है।
और क्या रहता है, और बात करें तो हाँ ये वाले जो होते हैं ना बोथ एंड हैं, ठीक है। और देख लो थोड़ा सा, एक बार एक नज़र देख लेना, ज़्यादा इनमें ऐसा याद करने से ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब अभी जिससे है वो बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पेयर होते हैं ना, जो पेयर होते हैं, जैसे आइदर के साथ और लगता है, आइदर के साथ नॉर मत यूज कर देना, नाइदर के साथ नॉर लगता है ना, और इसके साथ बोथ के साथ एंड लगता है बट नहीं लगता। तो ऐसे कहाँ कहाँ पर एरर देता है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो आल्दो के साथ हमेशा येट लगता है, या तो कॉमा सिर्फ लगा दो, या तो कॉमा के साथ येट लगा दो, या तो कॉमा मत लगाओ सीधे येट लगा दो, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आल्दो के साथ बट वगैरह मत लगा देना, कुछ और मत लगा देना। आल्दो और दोनों के साथ वही लगता है बाद में। स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, है ना, ये नेगेटिव सेंस देते हैं, मुश्किल से ही इनका मतलब होता है। इनका मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही। और आल्दो और दो इनका मतलब होता है यद्यपि। तो स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, इनके साथ क्या लगता है, वेन लगता है। तो क्या करता है, इनके साथ देन लगा देता है। तो ऐसी ही गलती मत करना, नो सूनर के साथ देन लगता है, इनके साथ वेन लगता है, नो सूनर के साथ वेन लगा देगा और इनके साथ देन लगा देगा, ऐसी गलती वो देता है, ठीक है। एज, एज के साथ एज लगता है ना, ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई, राइट। और लेस्ट के साथ शुड लगता है, हमेशा ये कॉम्बिनेशन रहना चाहिए सेंटेंस में। अदर या रादर के साथ देन लगता है, एक्सेप्ट के साथ बट लगता है, ठीक है। और अगर नो अदर आया है तो देन लगाना, ठीक है। अगर नो सिर्फ नो आया है, मतलब आई हैव नो चॉइस बट, तो उसके बाद बट लगाना, ठीक है। सच आया है, सच के साथ दैट लगता है, और सच के साथ एज भी लगता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर लगते हैं। अभी मैंने एग्जांपल ले रखा है, आगे बता दूंगा। बोथ के साथ एंड लगता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है, वेयर के साथ, वेदर के साथ और लगता है ना, वेदर, आई डोंट नो वेदर ही विल कम टुडे और नॉट, है ना, तो वेदर के साथ और लगता है। तो एल्स के साथ बट लगता है, द रीजन के साथ वाई लगता है, डाउट अगर है ना। तो देखो यहां पर थोड़ा समझना, डाउट और डाउटफुल दो चीजें हैं, डाउट और डाउटफुल दो चीजें हैं, ठीक है। तो चाहे डाउट पॉजिटिव में लिखो, चाहे नो डाउट लिखो, जैसे भी लिख रहे हो, दोनों दोनों केसेस को अच्छे से समझ लो। आई डाउट वेदर ही विल कम टुडे, ठीक है। आई डाउट इफ ही विल कम टुडे, ठीक है। ये हो गया सही, ये सही सेंटेंस है। तो डाउट के साथ में आप इफ या वेदर लगा रहे हो, ये सही है। लेकिन अगर कह रहे हो आई डू नॉट डाउट इफ ही कम्स टुडे, ऐसा अगर कर रहे हो, तो देखो निगेटिव में आपने यूज किया ना, आई हैव नो डाउट इफ ही विल कम टुडे। तो ये नो डाउट अगर लिखा गया है तो उसके साथ इफ मत लगाना आगे, तो दैट लगाना, आई हैव नो डाउट दैट ही विल कम टुडे, ठीक है। तो नॉट डाउटफुल अगर लगा रहे हो या फिर नो डाउट लगा रहे हो, कहने का मतलब अगर निगेटिव कर दिया आपने तो दैट लगाना, अगर पॉजिटिव था तो इफ या वेदर लगाना। ये बात क्लियर है, ठीक है। अभी एग्जांपल आएंगे तो वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा। द सेम अगर लगा है, द सेम के साथ में एज और दैट लगता है, सच के साथ मैंने भी पीछे बताया था एज और दैट दोनों आता है। सेम के साथ में एज या दैट एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकता है, लेकिन सच के केस में अलग अलग होता है। जैसे द मूवी वाज सच हॉरिफाइंग, उसके बाद क्या लगाऊं, दैट लगाऊं या एज। द मूवी वाज सच हॉरिफाइंग दैट आई क्लोज्ड माई आईज, या फिर द सीन वाज सच हॉरिफाइंग दैट आई क्लोज्ड माई आईज, या फिर दैट की बजाय क्या एज लगा सकते हो यहाँ पर, द सीन वाज सच हॉरिफाइंग एज आई क्लोज्ड माई आईज, ठीक है। तो ये सभी ऐसी बातें अभी देखेंगे हम लोग, तो वहां पर एज नहीं लग सकता, दैट ही लगेगा। क्यों लगेगा अभी मैं बताऊंगा। जैसे आई हैव नो चॉइस, अगर नो चॉइस है तो बट टू लगाओ, लेकिन नो अदर चॉइस कह रहा है तो देन लगाना, ठीक है। आई हैव नो अदर चॉइस देन, क्लियर है, ठीक है। अब देखो रॉन्ग पेयर जो अक्सर यूज करता है, क्या करता है ना, इफ या वेन जो आया रहता है उसके साथ देन लगा देता है ना। वेन यू विल कम देन आई विल लीव, जबकि देन नहीं लगाना है, वहां क्या करना है, वेन यू कम आई विल लीव, है ना। तो अभी मैंने क्या बताया, इफ या वेन या फिर जो भी ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कभी भी फ्यूचर मत यूज करना, ठीक है, इसमें प्रेजेंट यूज करना। तो क्या लिखोगे, व्हेन ही कम्स, ना कि व्हेन ही विल कम, व्हेन ही कम्स। और आगे वाली बात क्या करना, फ्यूचर में यूज करना, आई विल लीव,
ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस पार्ट में है, जिस क्लॉज में है, उसको क्या करना, प्रेजेंट में यूज करना, जो दूसरा वाला है उसको फ्यूचर में यूज करना, राइट। तो इसके साथ देन लगा देता है, जो कि गलत है। सिंस कहेगा सिंस यू आर इंटेलिजेंट देयरफॉर यू शुड टेक एडमिशन इन माई स्कूल, कुछ ऐसा अगर कह रहा है तो ये गलत है, ठीक है। सिंस के साथ देयरफॉर या सो लगाना गलत है। सिंस यू आर इंटेलिजेंट यू शुड डू दिस, इस तरीके से डायरेक्ट रहेगा, सो या देयरफॉर नहीं लगेगा। स्कार्सली के साथ देन लगा देता है, नो सूनर के साथ वेन लगा देता है, उल्टा कर देता है ना, स्कार्सली वेन लेता है, नो सूनर देन लेता है। द सेम एज आता है या फिर द सेम दैट आता है ना, अभी यहां पर था ना द सेम के साथ एज या दैट आता है, लेकिन क्या करता है द सेम कहेगा दिस इज द सेम बॉय हु, या फिर विच, कुछ ऐसा करेगा, यू मेट इन द मार्केट, तो ये गलत है, ठीक है। दिस इज द सेम बॉय दैट यू मेट इन द मार्केट, तो दैट आना चाहिए वहां पर, राइट। तो हु या विच लगा कर गलत कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अदर के साथ में बट लगा देगा, गलत है, जबकि अदर देन लेता है, एल्स बट लेता है। द रीजन जो होता है ना, इसके बाद वाई लगा देता, द रीजन के बाद में वाई आता है, ये दैट लगा देता है, ठीक है। नाइदर नाइदर के साथ नॉर आता है, और दोनों नाइदर लिख दिया मैंने, ये आइदर है, आइदर अपने साथ और लेता है और नाइदर नॉर लेता है, ओके। चलो अब कंपाउंड कंजंक्शन जो होते हैं इनको जान लो। जैसे इन ऑर्डर दैट होता है, प्रोवाइडेड दैट होता है, एज दो होता है, एज वेल एज होता है, एज सुन एज होता है, एज इफ होता है, इनको एज इट इज जान लो। फिर को रिलेटिव कंजंक्शन इनको बोलते हैं, जैसे ये दो पार्ट से मिलकर के बने हैं, जैसे डॉट 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 लगा करके मैंने इसीलिए लिखा है ना, आइदर राम और हिज फ्रेंड ना, इस टाइप का। तो ही सो हेल्दी, नहीं मान लो ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो सो फिर दैट, ये ऐसा जुड़ रहा है ना, बोथ रमेश एंड महेश, कुछ इस तरीके से। तो ये जो है ये इनके साथ क्या ध्यान ध्यान देना, इनका जो पेयर है ये ध्यान देना, ठीक है। और इन पेयर्स का जो यूज होता है ये ध्यान देना, ये क्या होते हैं ना, सिमिलर टाइप के जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो वर्ड रहते हैं उनको ये जोड़ते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है, एग्जांपल दिखाऊंगा, समझ जाओगे आप। जैसे यहां पर लिखा गया है ही नाइदर एग्रीड टू माई प्रपोजल नॉट टू हिज। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर ये एरर है, क्या एरर है बताओ बताओ। ही नाइदर एग्रीड टू माई प्रपोजल नॉट टू हिज। देखो जो दो चीजें यहां पर है, दो पेयर है, एक तो नाइदर है, एक नॉर है, ठीक है। नॉर के बाद में टू हिज आ रहा है, ठीक है। ही नाइदर एग्रीड टू माई प्रपोजल, यहां पर दो चीजें हैं, प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, एक यहां पर हिज है, और पजेसिव प्रोनाउन एक यहां पर माई है। मैंने क्या कहा था, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये जोड़ता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में ये दोनों पार्ट आएंगे, आइदर जो है से आइदर जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आएगा और उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आएगा, सो जिसके पहले आएगा दैट भी उसके पहले आएगा, इस टाइप से। तो ही यहां पर देखो टू माई प्रपोजल और यहां पर टू हिज प्रपोजल, तो टू माई प्रपोजल के पहले आपको लगाना पड़ेगा नाइदर। ही एग्रीड नाइदर टू माई प्रपोजल नॉट टू हिज प्रपोजल, या फिर प्रपोजल को रिपीट करने की जरूरत नहीं, नॉट टू हिज, इतने से कंफर्म हो जा रहा है, ठीक है। पेयर का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना। नॉट ओनली ही बट आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसमें क्या एरर दिख रहा है, मैं रुकता हूं, आप लोग अटेम्प्ट करना और बताना, आंसर करो सब लोग, कमेंट में आंसर करो सब लोग, ठीक है। मैं आंसर करूं, देखो यहां पर दो दो चीजें, दो लोग हैं, नॉट ओनली बट आल्सो ये पेयर होता है ना, बट आल्सो ये पेयर होता है। पहली बात तो नॉट ओनली किसके पहले आया है, ही के पहले आया है, ही के पहले आया है। तो ऐसे ही दूसरा कौन है, ना केवल वह बल्कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं, ठीक है। जैसे वह के पहले नॉट ओनली आया, इसी तरीके से मैं के पहले, है ना, दूसरा जो प्रोनाउन है, जैसे ही के पहले ये आया था, इसी तरीके से आई के पहले बट आल्सो आना चाहिए। तो इस पार्ट में आपको करना पड़ेगा नॉट ओनली, अब इसके बाद आपको करना पड़ेगा ही बट आल्सो आई, है ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, समझ में। बट आल्सो के बाद में आई रखना पड़ेगा, जैसे नॉट ओनली आया है ही के पहले, तो नॉट ओनली ही बट आल्सो आई, राइट, ये पेयर समझ में आया, बट आल्सो आई। चलो अब इस सेंटेंस को सही करना है। इस सेंटेंस में, एक मिनट,
अच्छा, ये एग्जाम्पल्स आने आने स्टार्ट हो गए। अब इन एग्जाम्पल्स को लगभग 25 एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं। इन एग्जाम्पल्स को अगर मेरे साथ आप सॉल्व कर लो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, सॉल्व करना। नहीं अगर समझ में आता है तो कमेंट में बताना, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, वहां पर आकर के डिस्कशन ग्रुप है, वहां पर डिस्कस करना, मैं अवेलेबल रहूंगा, क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, डाउट तो क्या करना है, मैं टाइम दूंगा आपको थोड़ा सा, उस टाइम में आपको सॉल्व करना है, कमेंट में बताना है ये इस पहले में ये आंसर है, ठीक है, पहले में ये सही, मतलब यहाँ पर सही एरर है, दूसरे में कहाँ पर है वो बताना, तीसरे में कहाँ पर है ये बताना। इसी तरीके से पूरे 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, जो भी अगला कुछ टाइम चलने वाला है उतने देर में करो, अटेम्प्ट करो। पहला जो क्वेश्चन है क्या गलत है, कंजंक्शन के क्वेश्चन हैं, क्या गलत है। स्कार्सली हैड आई कंप्लीटेड द पैराग्राफ देन द लाइट्स वेंट ऑफ। ठीक है, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया है। देखो यहां पर जो देन आया है, स्कार्सली के साथ में मैंने बताया था ना ये एरर देता है। स्कार्सली के साथ में वेन आता है, स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, ठीक है, इनके साथ वेन आता है। नो सूनर के साथ देन आता है, तो यहां पर ये एरर है। एरर है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, वेन लगाना पड़ेगा, देन हटा करके। चलो सेकंड क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट करना। ही इज नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल, ये बताओ। बताओ, ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया आपने। यहां पर कैसे इसको ऐड करने की जरूरत है, नाइदर नॉर से ना दो चीजें हैं, ना तो ये है ना तो ये है वो। ठीक है, या तो ऐसे बोथ से लगा दो, दो तरीके से आप ऐड कर सकते हो, या तो नाइदर नॉर या तो बोथ से। ही इज, हाँ देखो यहां पर अगर आप करने जाओगे ही इज नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल। पता है बोथ के साथ में कभी भी जब दो चीजें रहें और दो चीजों में निगेटिव दिखाना है तो कभी भी बोथ एंड मत लगाना, नाइदर नॉर लगाना। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं राम इज, जैसे यहां पर ये वाला सेंटेंस जो है, यहां पर दो चीजें हैं, वो ना तो ऑनेस्ट है ना ही ट्रूथफुल है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ही इज नाइदर ऑनेस्ट नॉट ट्रूथफुल। अगर आप करते हो ही इज बोथ नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नाइदर नॉट लगाना है, ही इज नाइदर ऑनेस्ट नॉट ट्रूथफुल, ही इज नाइदर ऑनेस्ट नॉट ट्रूथफुल। ठीक है, ये सेंटेंस बना। अब इसको सॉल्व करना, इट इज नथिंग एल्स। बताओ मुझे, कर लिया आपने, वीडियो को पॉज कर लो और कर लो। ठीक है, आई होप आपने कर लिया। एल्स के साथ में क्या लगता है, देन, देन नहीं आता, एल्स के साथ में बट लगता है। इट इज नथिंग एल्स बट अ ट्रिक ना। नेक्स्ट ये वाला करना, नो सूनर हैड आई रीच द ऑफिस व्हेन आई गॉट द न्यूज ऑफ योर अराइवल। देखो नो सूनर के साथ में क्या आता है, देन आता है, नो सूनर के साथ में वेन नहीं आता है, देन आता है। अभी मैंने बताया था ना कि स्कार्सली, रेयरली, हार्डली के साथ में क्या देता है, देन दे देता है गलती से, तो वहां पर वेन लगाना है, जबकि नो सूनर के साथ में वेन दे देगा, यहां पर देन लगाना है। ऐसे ऐसा रॉन्ग पेयर देता है वो। ही विल रिटर्न ऑन आइदर सैटरडे और मंडे, ये बताओ यहां पर एरर है। देखो दो चीजें हैं, आइदर और ना, तो और जैसे आया है इसके पहले, और ऐसे ही आइदर जो है आया हुआ है सैटरडे से पहले। क्या ये दोनों ठीक है, क्या सेंटेंस सही है, कमेंट करके सब लोग बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, देखो क्योंकि यहां पर जो है ना, जो ऑन है ना, ये वर्ब का पार्ट नहीं है, वो ये वर्ब का पार्ट नहीं है, ये डे के पहले आएगा, उस दिन के पहले आएगा। ही विल रिटर्न, रिटर्न आइदर ऑन सैटरडे, ठीक है, और ऑन मंडे। ठीक है, दोनों को एक जैसा स्ट्रक्चर चलाना पड़ेगा। जैसे यहां पर ऑन सैटरडे था, ऐसे ऑन मंडे लिख करके आइदर जो है इसके पहले आ गया और इसके पहले आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो पेयर होते हैं कोरिलेटिव पेयर, उनका ध्यान रखना है कि वो सही जगह पर रखे जाए। ठीक है, दोनों जो हैं सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले रखे जाए। ही हैज नो अदर बिजनेस, अब देखो यहां पर क्या है, नो अदर है, तो बट टू नहीं आएगा, देन आएगा। ठीक है, नो अदर के साथ देन आता है। नेक्स्ट ये वाला करना, इंडिया सेल्डम और एवर,
विंस अ मेडल एट द ओलंपिक्स, यहां पर क्या होना चाहिए? देखो दो चीजें होती हैं, सेल्डम और सेल्डम नॉर, सेल्डम इफ आता है। तो मैंने ये अपनी क्लास में बता रखा था, इफ के साथ एवर लगाना और के साथ नेवर लगाना, राइट। तो यहां पर एरर कहां पर है? सेल्डम और एवर कर दिया है ना, सेल्डम और अगर लगाए तो नेवर करना चाहिए, या फिर एवर अगर रख रहे हो तो उसके साथ इफ करना चाहिए। तो इसको यहां पर सही कर लो, इफ कर लो, या फिर क्या कर लो, सेल्डम और नेवर कर लो, राइट। दोनों ही सही हो जाएगा। तो यहां पर इस पार्ट में एरर था। नेक्स्ट बात करते हैं 8th में, दे हैड हार्डली फिनिश्ड देयर मील्स। अब बताओ यहां पर हार्डली है, जैसे वहां पर स्कार्सली था, हार्डली आया है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इनके साथ क्या करता है, अक्सर जो कंजंक्शन रहेगा उसको गलत दे देगा। ये अपने साथ व्हेन लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, कुछ और है तो हटाओ। दे हैड हार्डली फिनिश्ड देयर मील्स व्हेन एट वंस दे रिज्यूम्ड देयर ड्यूटी। आई डोंट नो वेदर रमाकांत इज इक्वली गुड एज विजय। अब यहां पर देखो दो बात है, मतलब विजय इज गुड ये तो समझ में आ रहा है, विजय इज गुड, रमाकांत इज इक्वली गुड। रमाकांत इज इक्वली गुड, पता है जब इस तरीके से रहता है ना, इक्वली गुड, इस तरीके का जब दो वो रहता है, क्लॉज होता है, दो सेंटेंस होते हैं, तो उनको अगर ऐड करना है किसी कंजंक्शन के साथ में, ठीक है, तो वहां पर क्या करना होता है, इक्वली को हटाने के लिए ही तो जोड़ते हो, ऐसे लिखते हो आप, रमाकांत इज एज गुड एज विजय, ठीक है। इसी इक्वली को हटाने के लिए एज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो यहां पर इक्वली गुड नहीं होगा, आई डोंट नो वेदर रमाकांत इज एज गुड एज विजय, ठीक है। तो एज का पेयर आना था, इक्वली जो है ये गलत था, समझ में आ गया। चलो अब अगला ये वाला देखो, आई हैव नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर माई चिल्ड्रन बट ऑल्सो माई सिस्टर्स। यहां पर देखो फिर से पेयर वाला है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्या ये सही जगह पर रखे गए हैं? यहां पर माई सिस्टर्स ना, तो माई सिस्टर्स जैसे है, मतलब दो लोगों की बात हो रही है, ना केवल इनकी बल्कि इनकी। तो इन दोनों के पहले एक पेयर जो है पहले वाले के जस्ट बगल आएगा और दूसरा दूसरे वाले के जस्ट बगल आएगा। यहाँ पर माई सिस्टर जो है इसके बगल बट आल्सो आया है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी आई हैव नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर माई चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नॉट ओनली को यहाँ रखना पड़ेगा माई चिल्ड्रन से पहले। आई हैव लुक्ड आफ्टर नॉट ओनली माई चिल्ड्रन बट ऑल्सो माई सिस्टर्स ना, मैंने ना केवल अपने बच्चों का ख्याल रखा है, ना केवल बच्चों का बल्कि सिस्टर्स का। बात क्लियर है? चलो 11th बताना, बोथ ही एंड एज वेल एज आई फुटेड द बिल। अब देखो एंड और एज वेल एज दो चीजें हैं यार, बोथ एंड होता है ना, तो एज वेल एज क्यों लगा रहे हो? ही बोथ ही एंड आई फुटेड द बिल, ठीक है, बोथ के साथ एंड आता है। 12th वाला करना, ही हैज नो चॉइस देन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अभी मैंने बताया था जैसे अगर नो अदर चॉइस अगर रहता, ही हैज नो अदर चॉइस, तो नो अदर के साथ तो देन आता है, नो अदर के साथ देन आता है, लेकिन अगर नो के बाद अदर नहीं लगा है, जैसे यहां पर है ही हैज नो चॉइस, तो यहां फालतू में कंपेरेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, बट लगाओ यहां पर, बट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, ठीक है। ही हैज नो चॉइस बट आएगा, नो चॉइस के साथ बट आएगा, नो अदर होता तो देन सही होता। नाइदर संजय और राहुल, अब देखो नाइदर के साथ ये समझ में आ गया आपको कि जो को रिलेटिव टाइप के हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, एक तो ये क्या एरर देता है, नॉट ओनली के साथ में मतलब जो आ रहा है ऐसे ही बट आल्सो के साथ में वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। एक तो ये एरर देते हैं, उनको उसके बगल में नहीं रखते। दूसरा एरर क्या देते हैं, जैसे आइदर और है, इसके साथ भी ऐसे रहेगा, नाइदर नॉर के साथ भी। दूसरा एरर क्या देते हैं कि नाइदर के साथ में नॉर आना चाहिए तो आर यूज कर देंगे, यहाँ पर क्या आना है, नॉर। और इसी तरीके से आइदर के साथ और आना चाहिए, नॉर कर देंगे, तो ये एरर हो जाता है। इट इज नथिंग एल्स बट, है ना, एल्स के साथ में क्या लगाओ, बट, नथिंग एल्स बट अ विकेड डिजायर, ठीक है।
सी आस्क्ड मी दैट आई कुड आंसर हर क्वेश्चन। इसको अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ सब लोग क्या बता रहे हो, बताना। सी आस्क्ड मी दैट, अब देखो जरा, आस्क्ड मी दैट, अब देखो जब आस्क होता है ना तो आस्क मतलब क्वेश्चन वाला रहा होगा तो फिर इफ या वेदर आएगा, दैट नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट का जो यूज होता है यहां पर ये गलत यूज है ना, इफ या वेदर यहां पर आना चाहिए। इज इट क्लियर? यहां पर दैट का यूज गलत है। सी आस्क्ड मी इफ आई कुड आंसर हर क्वेश्चन या फिर वेदर आई कुड आंसर हर क्वेश्चन, राइट। तो ही डज नॉट इंटरफियर विदाउट ही इज कंपेल्ड, ये बताओ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर कर लो। यहां पर ही डज नॉट इंटरफियर एक क्लॉज ये है, ही इज कंपेल्ड दूसरा ये है। तो यहां पर कुछ भी आएगा, देखो दोनों क्या है, ऐसा कहना चाहता है कि वो इंटरफियर नहीं करता है जब तक कि वो बाध्य ना हो जाए ना। तो जब तक कि वो बाध्य ना हो जाए तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा अनटिल या अनलेस में से लगाना पड़ेगा। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं आपको कि अनटिल लगना है या फिर अनलेस लगना है यहां पर? बताओ। यहां पर लगना है अनलेस, क्योंकि ये कंडीशन है ना, इंटरफियर करने के लिए ये कंडीशन है, उस बात होता है इसी कंडीशन पर वो ऐसा करता है। अनटिल तो टाइम दिखाता है, ठीक है, वेट हियर अनटिल आई कम, उस समय तक इंतजार करो जब तक मैं यहां वापस ना आ जाऊं, राइट। समझ में आ गया? तो अगर विदाउट की बात करें तो विदाउट क्या होता है, एक्चुअली ये होता है प्रीपोजिशन। अगर विदाउट को रिटेन करना चाहते हो, इसको रखना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, ही डज नॉट इंटरफियर विदाउट, विदाउट के बाद में देखो प्रीपोजिशन है ना, तो ये अपने बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं लेगा, दूसरा क्लॉज नहीं आएगा, इसके बाद में क्या रखना पड़ेगा आपको, इस बात को ऐसे रखना पड़ेगा, विदाउट बीइंग कंपेल्ड, राइट। क्योंकि देखो जो वर्ब होता है ना प्रीपोजिशन के बाद में, विदाउट के बाद में जो वर्ब रहेगा तो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, विदाउट बीइंग कंपेल्ड, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंजंक्शन अगर होता तो एक क्लॉज लेता, लेकिन कंजंक्शन नहीं है तो इसने क्या लिया, डायरेक्ट वर्ब लिया और वर्ब को आईएनजी फॉर्म में करके इस तरीके से रख दिया आपने। तो समझ में आ गया? दो तरीका था, एक तो अनलेस करके कर लो, दूसरा विदाउट को रिटेन करो तो उसके बाद में बीइंग लगाओ, ठीक है। और हाँ, सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए महापैक स्टार्ट हो गया है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर ऐप पर आप अवेल कर सकते हैं। टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाएगी महापैक पर। इस महापैक में इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी, वैलिडिटी जो रहेगी, उस वैलिडिटी के दौरान में जो भी नए कोर्सेज लॉन्च होंगे, जो नए टेस्ट सीरीज लॉन्च होंगे, कुछ भी अगर होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ में बोनस के तौर पर रहेगा। तो आपको किसी भी एग्जाम का मतलब सीजीएल के लिए अगर आप इसको लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप मतलब एसएससी के लगभग सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे, इतना मटेरियल आपको वहां पर पर्याप्त मिल जाएगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करना। ही सेड दैट वर्ड इज अ 4 लेटर वर्ड, बताओ, अटेम्प्ट कर लो सब लोग। देखो जो नरेशन है ना, नरेशन में भी अभी जैसे पीछे आया था क्वेश्चन जब था, ही आस्क्ड मी, उसके बाद वेदर या फिर इफ या वेदर आता है तो वहां पर दैट लगाया था, ये एरर था। अब यहां पर क्या किया है, आपको पता है जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हो तो दैट लगाते हो, राइट, तो दैट लगाते हो। तो यहां पर दैट जो है ना ये इररिलेवेंट है, इसका यूज करना गलत है, ठीक है। यहां पर ये एरर था। 18th में क्या एरर है, इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू हैव बीन सिलेक्टेड, यहां पर बताओ। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू हैव बीन सिलेक्टेड। पता है आपको एक सेंस आ रहा होगा कि वेदर के बाद में और नॉट आना चाहिए था, है ना, कि इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू हैव बीन सिलेक्टेड और नॉट ना। तो ठीक है, आप ऐसे कर लो, सही हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं यहां पर नो एरर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो वेदर होता है ना, वेदर अपने आप में इफ और नॉट का सेंस देता है, ठीक है। इफ ही सिलेक्टेड और नॉट, अगर इफ होता तो पक्का और नॉट लगाना पड़ता, लेकिन वेदर लगाया तो यहाँ पर और नॉट नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये नो एरर रहेगा यहाँ पर। चलो इसमें बताना, दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग। अब यहाँ पर देखो एंड से जोड़ा गया, क्या ये एंड का यूज सही है? दो बातें हैं, दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, इंटरेस्टिंग है और ये बोरिंग है ना, दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग बट द प्रीवियस वन वाज बोरिंग ना,
तो कंट्राडिक्टरी सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट आता है, ना कि एंड आता है। ओके, चलो 20 वाला बताना। आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग, ये बताना। अब यहां पर क्या बताना है मुझे, सच के साथ में दो चीजें आती हैं, एक तो एज आता है, एक दैट आता है। जैसे मैंने कहा द सीन वाज सो हॉरिफाइंग दैट आई रैन अवे। ठीक है, ये कर दिया मैंने। और दूसरा ये सेंटेंस लिखा है, आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग। पता है क्या है, यहां पर कॉन्सिक्वेंस दिख रहा है, मतलब यहां पर रिजल्ट दिख रहा है इस बात का। इतना हॉरिफाइंग था कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, मैं भाग गया। ठीक है, इसकी वजह से मैं भाग गया। यहां पर पता है ये इतना का सेंस दे रहा है, जबकि सच जो है यहां पर इतना, इतना की ये चीज हो गया। और यहां पर क्या सेंस दे रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स, मैं उस तरह के किताबों में इंटरेस्टेड हूं जो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहां पर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दिख रहा है, यहां पर कैटेगरी दिख रही है कि किस तरह के बुक्स में इंटरेस्टेड हूं मैं। तो जब कैटेगरी दिखानी है, आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स, तो कैटेगरी के लिए क्या लगाना, एज आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, एज लगाना। लेकिन जब आपको वो दिखाना है, डिग्री दिखानी है, या फिर कह सकते हो कॉन्सिक्वेंस दिखाना है कि इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि मैं भाग गया, या फिर यहां पर ये डिग्री दिखा रहा है ना कि कितना हॉरिफाइंग था वो, इतना हॉरिफाइंग था कि मैं भाग गया। ठीक है, तो डिग्री दिखाने के लिए सच दैट आता है, लेकिन कैटेगरी दिखाने के लिए सच एज आता है। चलो नेक्स्ट ये वाला करना, ही आस्क्ड मी दैट हु आई वाज। अब देखो फिर से नरेशन से बेस्ड, ये बहुत सिंपल सी एरर है, नरेशन पर बेस्ड है। अगर आस्क्ड है तो दैट नहीं लगाते, यहां पर क्या लगाते हो, इफ लगाते हो, या तो वेदर लगाते हो। राइट, क्लियर है। चलो 22 वाला ये वाला करना, सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन एज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। अब देखो यहां पर क्या है, सच के साथ एज लगाया है, क्या ये सच एज ठीक है, या फिर सच दैट होना चाहिए, बताओ। क्या यहां पर कैटेगरी की बात हो रही है, या फिर कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है, बताओ। क्या इस पार्ट का रिजल्ट है ये, या फिर ये किसी कैटेगरी की बात हो रही है, रिजल्ट है ना, समझ में आ रहा ना, कॉन्सिक्वेंस है ना ये। उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया, उसे समझ नहीं पाया, है ना। कॉन्सिक्वेंस अगर है, मैंने क्या बताया अभी पीछे, जैसे यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस था कि उतना ज्यादा हॉरिफाइंग था कि इसका कॉन्सिक्वेंस ये था, इसका रिजल्ट ये था कि मैं भाग गया। ऐसे यहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था कि उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। ठीक है, तो यहां पर रिजल्ट है, जब रिजल्ट रहता है, कॉन्सिक्वेंस रहता है, तो यहां पर क्या लगाया, सच के साथ दैट लगा। ऐसे ही यहां पर क्या लगेगा, सच के साथ दैट लगेगा, एज लगाना गलत है। ओके, आई होप ये क्लियर है। और सच के साथ एज कब लगता है, जब कैटेगरी दिखानी होती है, जब सेलेक्ट करना होता है कि इनमें से ये मुझे अच्छा था, ये चीज, ये क्वालिटी अच्छी लगी। जैसे यहां पर था, आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स, मतलब ऐसी बुक्स में मैं इंटरेस्टेड हूं, उस कैटेगरी की बुक्स में जो इंटरेस्टिंग होती हैं ना, कैटेगरी दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट इसको करना, 23 वाला। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड्स। अब बताओ मुझे, ज्यादातर लड़कियां अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए कर रही हैं जिससे कि उन्हें अच्छे हस्बैंड मिल सके। अब बताओ मुझे, यहां पर बिकॉज क्या होगा, बिकॉज की जगह पर सो दैट लगाना चाहिए ना, ताकि, ताकि या फिर जिससे कि। बिकॉज जो है ये तो क्योंकि हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर बिकॉज नहीं रहेगा, सो दैट रहेगा। अब ये वाला देखो, ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स, बताओ। पता है एज क्या होता है, एज होता है कंजंक्शन। एज कंजंक्शन होता है। तो कंजंक्शन अगर है, तो जब कंजंक्शन इस तरीके से ऐड करता है, जैसे मैं अगर कहूं
ही प्लेज बेटर देन आई ना, ये लिखा गया है। यहां पर देन, पता है यहां पर देन प्रीपोजिशन नहीं है, ये क्या है, कंजंक्शन है। एक्चुअली यहां पर देन आई डू, ही प्लेज बेटर देन आई डू, या फिर देन आई प्ले ना, तो मेरे खेलने से बेटर वो खेलता है। ही प्लेज बेटर देन आई प्ले, तो प्ले छुपा रहता है, बस आई लिख देते हो। ऐसे ही पता है यहाँ पर ट्रीट्स जो है छुपा हुआ है। अगर कंजंक्शन लगाया आपने तो कंजंक्शन के बाद में जो आता है ये सब्जेक्ट हो गया, और इसका वर्ब भी वहां पर छुपा हुआ है, या तो वो वर्ब दिखेगा या तो छुपा रहेगा। ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स ट्रीट, है ना, ट्रीट्स मत करो, ट्रीट करो। क्यों करो, ट्रीट करो, क्यों, क्योंकि स्लेव जो है ये प्लूरल है, मतलब वो हमें ऐसे ट्रीट करता है जैसे स्लेव ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है ना, जबकि आप ये कहना चाहते हो वो हमें एक स्लेव की तरह से ट्रीट करता है। तो पता है यहां पर आपको जरूरत है कंजंक्शन की, नहीं जरूरत है आपको, यहां पर जरूरत है प्रीपोजिशन की। बात थोड़ी गहरी है लेकिन समझना, यहां पर जरूरत है प्रीपोजिशन की, और प्रीपोजिशन इसके लिए कौन सा आता है, लाइक आता है। ही ट्रीट्स अस लाइक स्लेव्स, वो हमें एक स्लेव की तरह से ट्रीट करता है। बात समझ में आ गई? चलो 25 वाला ये करना, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, करना, अटेम्प्ट कर लो, और उसके बाद फिर मैं बताता हूं। कर लो, कुछ 30 सेकंड है आपके पास। Although they listen to me, but their actions prove otherwise, यहां पर क्या एरर है? ठीक है, आंसर कर लिया आपने, अब मैच कर लो क्या एरर है वो देख लो। आल्दो है, आल्दो के साथ में यहां पर बट लगा दिया है, ये एरर है। आल्दो के साथ में कॉमा लगा करके या तो येट आता है, या तो येट भी मत लगाओ, बस कॉमा लगा दो। आल्दो दे लिसन टू मी, देयर एक्शंस प्रूव अदरवाइज, कॉमा लगा करके आपने लिख दिया तो भी ठीक है, या कॉमा के साथ येट लगा लो, या कॉमा मत लगाओ, सिर्फ येट लगा लो। लेकिन आप आल्दो के साथ में बट नहीं लगा सकते, येट लगाना पड़ेगा तो कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कंजंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुए हैं। अच्छा सच सच बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आप सच एज और सच दैट का इतना क्लियर यूज जानते थे इसके पहले? क्या इस तरीके से आपने कभी ध्यान दिया था कि एज जो है ये कंजंक्शन होता है, तो ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स, क्या ये आपको सही नहीं लग रहा? सही लग रहा था ना, लेकिन गलत था। क्यों गलत था ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, रीजन? तो देखो कंजंक्शन है इजी चैप्टर, नो डाउट, लेकिन यहां पर भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके लिए भी मैं चाहता हूं आप रेडी रहें। ठीक है ना, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू यहां तक वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, चलो बाय।